ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के एपिसोड नंबर 5 में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज चैप्टर नंबर 7 प्लवनशील संत। कल रात एक सभा में मैंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में ठहरे हुए देखा। मेरा मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल रहा था। मैंने उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं उनका नाम बता सकता हूँ। कहीं वे अपर सर्कुलर रोड के भादुड़ी महाशय तो नहीं थे? उपेंद्र ने स्वीकृति में सर हिलाया। ये बात मुझे पहले ही ज्ञात है। ये देखकर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। संतों के बारे में मेरी जिज्ञासा से मेरे सभी मित्र भली भांति परिचित थे। कोई नई जानकारी मिलते ही मुझे उनके पीछे लगा देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते हैं कि मैं प्रायः उनसे मिलने जाता हूँ। मेरे इस कथन से उपेंद्र के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ते देख मैंने उसे और भी बातें बताना शुरू किया। उनके कई कमाल मैंने देखे हैं। पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायाम विधियों में वे निशांत हैं। एक बार भादुरी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से किया कि लगता था कि मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो। फिर उन्होंने गर्जन करते श्वासोच्छ्वास को बंद कर दिया और अति चेतना की एक उच्च अवस्था में निश्चल बैठे रहे। तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने सुना है कि वे कभी घर से बाहर नहीं निकलते। उपेंद्र के स्वर में कुछ अविश्वसनीयता झलक रही थी। वास्तव में ये सच है। विगत 20 वर्षों से वे घर के भीतर ही रहते आए हैं। केवल हमारे पर्व त्योहारों के अवसर पर वे स्वयं ही लगाए इस नियम को थोड़ा ढीला करते हैं। जब वे अपने ही अहाते में स्थित सामने की पगडंडी तक जाते हैं, वहां पर भिखारी जमा हो जाते हैं, क्योंकि संत भादुरी अपने दयार्द हृदय के लिए प्रसिद्ध हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठुकराकर वे हवा में कैसे रह पाते हैं? कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। तब उनका शरीर हवा में उठ जाता है या फिर मेंढक की तरह यहाँ से वहां फुदकने लगता है। जो संत योगाभ्यास नहीं करते वे भी ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में हवा में ऊपर उठते पाए जाते हैं। इस संत के विषय में मैं अधिक जानना चाहता हूँ। क्या तुम उनकी सायकालीन सभाओं में जाते हो? उपेंद्र की आंखें कौतूहल से चमक रही थीं। हाँ, मैं प्राय जाता हूँ। उनके उपदेशों में विद्यमान विनोदपूर्ण चुटकियों और हास परिहास में मुझे बड़ा मजा आता है। कभी कभी मेरे लंबे अट्टहास से सभा की गंभीरता भंग हो जाती है। भादुरी महाशय तो उसका बुरा नहीं मानते, किंतु उनके शिष्य खा जाने वाली नजरों से मेरी ओर देखते हैं। उस दिन दोपहर को स्कूल से घर लौटते समय मैं भादुरी महाशय के एकांत निवास के पास से गुजर रहा था तो उनका दर्शन करने की इच्छा हो गई। जन साधारण के लिए उनका दर्शन दुर्लभ था। निचली मंजिल पर अकेला रहने वाला उनका एक शिष्य इस बात का ध्यान रखता था कि उनके एकांत में खलल ना पड़े। ये शिष्य कुछ ज्यादा ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने भेंट के लिए पहले से समय लिया हुआ है। उसके गुरुदेव उसी समय वहां आ पहुंचे और उन्होंने मुझे अविलंब बहिर्गत किए जाने से बचा लिया। मुकुंद जब भी आना चाहे उसे आने दिया करो। संतवर की आंखें चमक उठी। एकांत का मेरा नियम मेरी अपनी सुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के लिए है। संसारी लोगों को उनके मोह जाल को तहस नहस कर देने वाली स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती। संत न केवल दुर्लभ हैं बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं। शास्त्र पुराणों में वे प्राय जन साधारण को विवल करते पाए जाते हैं। मैं भादुरी महाशय के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके अत्यंत सादे कक्ष में जा पहुंचा, जहां से वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे। संसार की क्षुद्र उत्तेजनाओं के तीव्र गति से नित्य बदलते चित्रों की ओर संत जन प्राय कोई ध्यान नहीं देते। केवल युग युगांतर में स्थित हुए कालजी सत्यों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। संतों के समकालीन लोग केवल उनके संकीर्ण वर्तमान के लोग ही नहीं होते। महर्षि, जहां तक मैं जानता हूँ आप पहले ऐसे योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं। भगवान कभी कभी अपने संतों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देते हैं कि कहीं हम ये न सोच बैठे कि हम संतों को एक विशिष्ट नियम की चौखट में बिठा सकते हैं। आरोग्य और शक्ति से ओतप्रोत अपना शरीर उन्होंने पद्मासन में स्थिर किया। उनकी आयु 70 और 80 वर्ष के बीच थी, परंतु आयु या निष्क्रिय जीवन पद्धति का कोई अप्रिय लक्षण उनके शरीर पर नहीं था। उनका सुगठित एवं सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था। उनका मुखमंडल पुराणों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य मस्तक, भरपूर दाढ़ी, शांत आंखें सदैव ईश्वर की सर्वव्यापकता पर स्थिर। वे सदैव दृढ़ता के साथ सीधे बैठते थे। हम दोनों ध्यानस्थ हो गए। 1 घंटे के बाद उनकी सौम्य वाणी ने मुझे जगा दिया।
तुम प्रायः ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है? वे मुझे ध्यान से अधिक ईश्वर से प्रेम करने का स्मरण दिला रहे थे। साधन को ही साध्य समझ लेने की भूल नहीं करना। उन्होंने मुझे कुछ आम दिए। अपने गंभीर स्वभाव में भी मुझे हमेशा ही आनंदित करने वाली अपनी विनोद बुद्धि को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, साधारणतः लोगों को ध्यान योग से जल योग अधिक अच्छा लगता है। योग के विषय में उनकी इस शब्द क्रीड़ा को सुनकर मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। क्या हंसी है तुम्हारी! वात्सल्यपूर्ण चमक उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। उनका अपना चेहरा सदैव गंभीर ही रहता था, परंतु उसमें भी परमानंद भरी मुस्कुराहट की झलक होती थी। उनके विशाल कमल नयनों में सदैव एक दिव्य हंसी छिपी होती थी। वे पत्र सुदूर स्थित अमेरिका से आए हैं। उन्होंने मेज पर पड़े अनेक मोटे मोटे लिफाफों की ओर संकेत किया। वहां की कुछ सोसाइटियों के साथ, जिनके सदस्य योग शास्त्र में रुचि रखते हैं, मैं पत्र व्यवहार करता हूँ। वे कोलंबस से बेहतर दिशा ज्ञान के साथ भारत की नए सिरे से खोज कर रहे हैं। उनकी सहायता करने में मुझे खुशी होती है। दिन के उजाले की तरह योग शास्त्र का ज्ञान भी उन सब के लिए है जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं। जिसे मानव की मुक्ति के लिए ऋषियों ने अनिवार्य समझा है, उसे पाश्चात्य लोगों के लिए हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य अनुभव भिन्न होते हुए भी सबकी आत्मा एक समान ही है, और जब तक योग का कुछ न कुछ अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक ना ही पाश्चात्य और ना ही पौर्वात्य लोग उन्नति कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शांत दृष्टि मुझ पर स्थिर की। मेरी समझ में तभी नहीं आया कि उनके वक्तव्य में भविष्यवाणी युक्त मार्गदर्शन छिपा हुआ था। मैं तो केवल अब, जब मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, उनके द्वारा प्राय दिए गए संकेतों का पूर्ण अर्थ मेरी समझ में आ रहा है कि मैं किसी दिन भारत की शिक्षाओं को अमेरिका ले जाऊंगा। महर्षि, मैं चाहता हूं कि आप जगत के कल्याण के लिए योग शास्त्र पर एक पुस्तक लिखें। मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूं। वे स्वयं और उनके शिष्यों की श्रृंखला जीवंत पुस्तकों का काम करेंगे, जो समय के स्वाभाविक क्षय और टीकाकारों की अस्वाभाविक टीकाओं से अछूते रहेंगे। संध्या काल को उनके शिष्यों के आने तक मैं अकेला ही उनके साथ रहा। शिष्यों के आने के बाद भादुरी महाशय ने अपना अद्वितीय प्रवचन शुरू किया। शांत बाढ़ की तरह अपने श्रोताओं के मन के कूड़े करकट को बहा ले जाने वाले वे ईश्वर की ओर ले चले। विशुद्ध बंगाली में वे हृदय स्पर्शी दृष्टांत देते जा रहे थे। उस दिन भादुरी महाशय संत संगति को पाने के लिए अपने राजसी जीवन का त्याग करने वाली मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे। एक बार एक महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे स्त्री थीं। उत्तर में मीराबाई ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर गोस्वामी विनम्र होकर उनके चरणों में नत हो गए। महात्मा जी से कहो, मीराबाई ने कहा, कि मैं नहीं जानती थी कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों का एक सिद्धांत यह है कि केवल ईश्वर ही एकमात्र सृजनक्षम पुरुष तत्व है। उसकी सृष्टि तो केवल निष्क्रिय माया है। मीराबाई ने भक्ति रस से ओतप्रोत होकर अनेक पदों की रचना की है, जो आज भी भारत में प्रेम और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनमें से एक है, साधना करना चाहे रे मनवा भजन करना चाहे, प्रेम लगाना चाहे रे मनवा प्रीत लगाना चाहे, नीर नहन से हरि मिले तो जल जंतु होए, फल मूल खाकर हरि मिले तो बहादुर बंदर आए, तुलसी पूजन से हरि मिले तो मैं पूजा तुलसी झाड़, पत्थर पूजन से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तृण भक्षण से हरि मिले तो बहुत मृगी अजा, स्त्री छोड़न से हरि मिले तो बहुत मिले खोजा, दूध पीवन से हरि मिले तो बहुत वत्स बाला, मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंदलाला। भादुरी महाशय जहाँ यौगिक आसन में बैठते थे, वहीं उनके पास पड़ी उनकी खड़ाओं पर कई शिष्य प्रणामी रख देते थे। भारत में प्रचलित इस श्रद्धापूर्ण चढ़ावे का अर्थ है कि शिष्य अपनी भौतिक संपदा गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है। कृतज्ञ मित्रों के रूप में प्रभु ही अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। गुरुदेव, आप महान हैं। उस पिता महातुल्य ऋषि से विदा लेते समय उनकी ओर भक्तिपूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक शिष्य ने कहा, आपने ईश्वर को पाने के लिए और हमें ज्ञान देने के लिए अपनी संपत्ति, आराम आदि सब कुछ त्याग दिया। ये सर्वविदित था कि भादुरी महाशय ने बचपन में ही विशाल पैतृक संपत्ति का त्याग कर दिया था, जब उन्होंने अनन्य भाव से योग मार्ग में पदार्पण किया। तुम ठीक उल्टी बात बोल रहे हो।
भादुरी महाशय के मुखारविंद पर भर्त्सना के अत्यंत सौम्य भाव प्रकट हुए। मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और कुछ तुच्छ सुख विलासों को छोड़ दिया। फिर मैंने कोई त्याग कहाँ किया है? और उस निधि को बांटने में जो आनंद मिल सकता है उसका मुझे ज्ञान है। इसे क्या त्याग कहा जा सकता है? अल्प दृष्टि वाले सांसारिक जन ही वास्तव में सच्चे त्यागी हैं। वे अद्वितीय दिव्य संपत्ति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए त्याग देते हैं। त्याग की इस लोक विरुद्ध व्याख्या को सुनकर मेरी हंसी छूट गई, जिसमें से किसी भी भिक्षुक संत को तो कुबेर का मुकुट पहनाया जाता है और धन गर्भित करोड़पतियों को अनभिज्ञ शहीद बना दिया जाता है। विधि का विधान हमारे भविष्य की योजना किसी भी बीमा कंपनी से अधिक अच्छी तरह बनाता है। उनके ये निष्कर्षात्मक शब्द उनकी अपनी श्रद्धा का अनुभव सिद्ध धर्म था। आज संसार बाह्य सुरक्षा में ही विश्वास करने वाले बेचैन लोगों से भरा हुआ है। उनके कटु विचार उनके ललाटों पर अंकित घाव चिन्हों के समान है। जिसने हमारे प्रथम श्वास के साथ ही हमारे लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी, वह भगवान अपने भक्तों को दिन प्रतिदिन की व्यवस्था करना भी जानता है। स्कूल से छुट्टी होते ही इन संत के द्वार की तीर्थ यात्रा करने का क्रम मैंने जारी रखा। आंतरिक उत्साह के साथ वे अनुभव लाभ में मेरी सहायता करते रहे। एक दिन वे मेरे घर से दूर राम मोहन राय रोड पर रहने के लिए चले गए। उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके लिए वहां नागेंद्र मठ नाम से एक नया आश्रम बना दिया था। यहाँ मेरी कहानी अचानक कई वर्ष आगे निकल जाती है। फिर भी भादुरी महाशय के मुझसे कहे गए अंतिम शब्दों का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से पहले मैं उनके दर्शन करने चला गया और आशीर्वाद पाने के लिए मैंने उनके चरणों पर सिर रखा। बेटा, अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले जाओ। विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है। उस देश के भले लोग तुम्हारा हृदय पूर्वक स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 7 और अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की ओर। जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। ये उत्तेजक टिप्पणी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर विज्ञान विषयक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया। यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाति या अभिमान की थी तो मुझे उसका खेद है। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरन भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं सर? प्राध्यापक महोदय ने प्रसन्नता पूर्वक स्पष्टीकरण दिया। वायरलेस कोहरर और विद्युत तरंगों की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया, परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से कोई आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। शीघ्र ही उन्होंने अपना ध्यान अजैव से जैव जगत की ओर मोड़ दिया। वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार उनके भौतिक विज्ञानी के रूप में किए गए मौलिक आविष्कारों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर हैं। मेरे ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्राध्यापक महाशय का मैंने विनम्रता पूर्वक धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा, ये महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे सह अध्यापक हैं। दूसरे ही दिन मैं उस ऋषि तुल्य महान ज्ञानवेता से मिलने उनके घर गया, जो मेरे घर के पास ही था। लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता आ रहा था। गंभीर, प्रशांत और एकांत प्रेमी वनस्पति शास्त्रज्ञ ने शिष्टता पूर्वक मेरा स्वागत किया। उनकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी। वे घने केश, विस्तीर्ण ललाट तथा स्वप्निल नेत्रों के रूपवान व्यक्ति थे। उनका शरीर सुगठित था। बोलने में उनका विशुद्ध उच्चारण उनके शुरू से ही वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। पश्चिम के वैज्ञानिक सोसाइटियों की सभाओं में भाग लेकर मैं हाल ही में वापस आया हूँ। मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन की अविभाज्य एकता दर्शाने वाले उपकरणों में उनके सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई। बोस क्रेस्कोग्राफ की परिवर्धन शक्ति मैग्नीफाइंग पावर 1 करोड़ गुना है। माइक्रोस्कोप तो केवल कुछ सहस्त्र गुना ही परिवर्धन करता है। फिर भी उसने जीव विज्ञान को तीव्र गति प्रदान कर दी, जीव विज्ञान में प्राण फूंक दिए। क्रेस्कोग्राफ अगणित मार्ग खोलता है। सर, आपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से पूर्व और पश्चिम के आलिंगनबद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। प्रयोगों के आधार पर ही किसी भी सिद्धांत की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करने की पाश्चात्य पद्धति कितनी सराहनीय है। यह प्रयोग मूलक कार्य पद्धति मुझे अपने
पौवरात्य विरासत में मिली आत्म परीक्षण की क्षमता के साथ जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गई। इन दोनों की युति ने मुझे दीर्घकाल से अबोल रहे प्रकृति जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया। सारे भेद खोल देने वाले मेरे क्रेस्कोग्राफ के रेखा चित्र प्रमाण हैं संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है और उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त भी होता है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा और अन्य उत्तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की भावानुभूति जिस प्रकार सब प्राणियों को होती है, उसी प्रकार सब पेड़ पौधों को भी होती है। सर, आपने इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़कन एक कवि की कल्पना मात्र लगती होगी। एक संत को भी मैं जानता था जो कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे। वे कहते थे, गुलाब के पौधे से मैं उसका सौंदर्य अभिमान कैसे छीन लूं, अपनी उद्दंडता से उसे विवस्त्र करके उसके आत्मसम्मान को धक्का कैसे पहुंचाऊं। उनके उन सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को आपके आविष्कारों ने अक्षरशः यथार्थ सिद्ध कर दिया है। कवि सत्य से अंतरंग होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीबोगरीब ढंग से उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर क्रेस्कोग्राफ के असंदिग्ध प्रमाणों को देख लो। कृतज्ञता पूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार करके उनसे विदा ली। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और अब वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ तब मैं उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित था। सैकड़ों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर से उधर घूम रहे थे। विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता को देखकर मैं मुग्ध हुआ। उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। कमलों से भरे एक जलकुंड के पीछे स्थित मशालधारी स्त्री मूर्ति नारी के लिए अम्र प्रकाश दात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है। एक उद्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर में मूर्ति विहीन रिक्त स्थान ईश्वर के निराकारता को सूचित करता है। इस उद्घाटन के महान अवसर पर सर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे किसी अंतः प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से निसृत हो रहा हो। इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ। उनका आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर के समान छा गया। अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही हैं और स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं। मैंने देखा कि निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं था, वह तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव में पुलकित हो रहा था। सब में एक समान प्रतिक्रिया धातु, वनस्पति और प्राणी को एक ही सामान्य नियम में बांधती प्रतीत हुई। वे सब थकान और खिन्नता के एक समान लक्षण प्रदर्शित करते थे, जिनमें पुनः तरोताजा और हर्षोत्फुल्ल होने की संभावनाएं बनी रहती थी। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई स्थायी प्रतिक्रियाहीनता के प्रदर्शन में सब एक ही समान थे। इस विराट सामान्यत्व से विस्मय विभोर होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ अपने प्रयोगों के परिणामों को रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा, परंतु वहां उपस्थित प्रकृति विज्ञानियों ने मुझे उनके लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के बदले उस पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र तक ही अपने अनुसंधान को सीमित रखने की सलाह दी जिसमें मेरी सफलता का भरोसा था। मैंने अनजाने में एक अपरिचित जातीय व्यवस्था के क्षेत्र में घुसकर उसके शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया था। वहां अनजाने में एक धर्मशास्त्रीय पूर्वाग्रह भी कार्यरत था जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रश्नातीत मानता है। ये प्राय भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से सृष्टि के इस नित्य बढ़ते ही जाते रहस्य से घेर रखा है, उसी ने प्रश्न करने और समझने की इच्छा भी हमें प्रतिष्ठापित कर दी है। अनेक वर्षों तक लोगों की गलतफहमियों का शिकार बनते रहने से एक ही बात मेरी समझ में आई। विज्ञान के उपासक का जीवन अनिवार्य रूप से अनंत संघर्ष से भरा होता है। लाभ और हानि, सफलता और विफलता को एक समान मानते हुए उसे अपना जीवन प्रेम श्रद्धा युक्त अधर्य के रूप में अर्पण करना पड़ता है। कालांतर में विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक सोसाइटियों ने मेरे सिद्धांतों और निष्कर्षों को अस्वीकार करके विज्ञान में भारत के योगदान को मान्य किया। जो कुछ भी छोटा या सीमित हो, वह क्या भारत के मन को कभी तृप्त कर सकता है? एक अखंड जीवंत परंपरा और पुनः यौवन प्राप्त करने की एक जीवन शक्ति के द्वारा इस भूमि ने अगणित परिवर्तनों में बार बार अपना कायाकल्प किया है।
भारत में सदा ही ऐसे लोग उत्पन्न होते आए हैं जिन्होंने समय के तात्कालिक और मोहक पुरस्कार को ठुकराकर जीवन के सर्वोच्च अभिष्टों को पाने का प्रयास किया है। अकर्मण्य परित्याग द्वारा नहीं, वरन कर्मठ कठोर संघर्ष द्वारा। संघर्ष को अस्वीकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागने के लिए कुछ भी नहीं होता। जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्त की हो, वही केवल संसार को अपनी विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे समृद्ध कर सकता है। इस बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया पर अब तक किए जा चुके कार्य से और वनस्पति जीवन के अप्रत्याशित तथ्य सामने आ जाने से पदार्थ विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र खुल गए हैं। जिन उलझनों के बारे में अब तक ये माना जाता था कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता, वे अब भी प्रयोगात्मक अन्वेषण के कार्यक्षेत्र में आ गई हैं। परंतु कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए प्रवेश कक्ष में अपने अपने केस में रखे गए मेरे द्वारा आविष्कृत अति संवेदनशील उपकरणों और वैज्ञानिक यंत्रों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वे दृश्यमान आभास के पीछे छिपे सत्य को खोजने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक अनवरत प्रयत्न की वे मानव के सीमित सामर्थ्य की परिसीमाओं को लांघने के लिए आवश्यक अविराम कठोर परिश्रम, लगन और उद्योगशीलता की गाथा सुनाते हैं। सभी आविष्कारक वैज्ञानिक जानते हैं कि वास्तविक प्रयोगशाला तो मन है, जहां वे माया के पर्दे के पीछे छिपे सत्य के नियमों को खोज निकालते हैं। यहाँ जो लेक्चर दिए जाएंगे वे किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होंगे। उनमें इन कक्षों में प्रथम बार सिद्ध किए गए नए आविष्कारों का ज्ञान दिया जाएगा। इस संस्था के कार्य विवरण के नियमित प्रकाशनों द्वारा भारत के योगदान समस्त विश्व में पहुंच जाएंगे। वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे। कभी भी किसी भी बात का पेटेंट नहीं लिया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार ही ये है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लाभ के लिए करने की संस्कृति हीनता से सदैव दूर रहना चाहिए। मेरी ये भी इच्छा है कि संस्था की सुविधाएं जहां तक संभव हो सके सभी देशों के अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्ध हों। इसमें मैं अपने देश की परंपराओं को आगे चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। 25 शताब्दियों पूर्व भी भारत नालंदा और तक्षशिला के अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों में विश्व के सभी हिस्सों से आते छात्रों को ज्ञान प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराता था। विज्ञान ना तो पूर्व का है न पश्चिम का, बल्कि अपनी सार्वलौकिकता के कारण वह सब देशों का है। परंतु फिर भी भारत इसमें महान योगदान देने के लिए विशेष रूप से योग्य है। भारत की ज्वलंत कल्पना शक्ति तो ऊपर ऊपर परस्पर विरोधी लगने वाले तथ्यों की गुत्थी से भी नया सूत्र निकाल सकती है, परंतु एकाग्रता की आदत ने इसे रोक रखा है। ये संयम मन को अनंत धीरज के साथ सत्य की खोज में लगाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। उस महान वैज्ञानिक के उन अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छलछला उठी। ये धीरज ही क्या सचमुच भारत का पर्यायवाची शब्द नहीं बन गया है, जिसने काल और इतिहासकार दोनों को ही समान रूप से अचंभित कर रखा है। उद्घाटन दिवस के थोड़े दिनों बाद मैं उस अनुसंधान केंद्र में फिर से गया। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ को अपना वचन याद था। वे मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। अब मैं इस फर्न के पौधे को क्रेस्कोग्राफ लगाता हूँ। इसकी गतिविधियों का अनेक गुना परिवर्धित चित्र उभरेगा। इसी मात्रा में यदि घोंगे के रेंगने की क्रिया को परिवर्धित किया जाए तो घोंगा एक्सप्रेस ट्रेन की गति से चलता दिखाई देगा। मेरी दृष्टि उत्सुकतावश पर्दे पर लगी हुई थी, जहां फर्न की परिवर्धित छाया दिख रही थी। सूक्ष्माति सूक्ष्म जैव क्रियाएं भी अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरी मंत्रमुग्ध आंखों के सामने वह फर्न का पौधा अत्यंत धीरे धीरे बढ़ रहा था। बोस महाशय ने पौधे की नोक को धातु की एक छोटी सी छड़ से छुआ। पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य हठात रुक गया। जैसे ही छड़ हटाई, वैसे ही उसकी लयबद्ध थिरक पुनः शुरू हो गई। तुमने देखा कैसे तनिक सा भी बाह्य हस्तक्षेप संवेदनशील ऊतकों के लिए बाधक है, बोस महाशय ने कहा। अब देखो, मैं इसे क्लोरोफॉर्म दूंगा और फिर इसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि भी। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने विकास को पूर्णतः रोक दिया। उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि ने उसे पुनः शुरू कर दिया। पर्दे पर दिखने वाले विकास के संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता के साथ जकड़ रखा था। बोस महाशय ने उस फर्न के हिस्से में एक तीक्ष्ण औजार घुसा दिया। आकस्मिक फड़फड़ाहट ने दर्द का संकेत दिया। जब उन्होंने पौधे के तने को ब्लेड से अंशतः काट दिया, तब छाया में तीव्र छटपटाहट दिखाई दी। फिर मृत्यु की अंतिम स्तब्धता में वह शांत हो गई।
एक विशाल वृक्ष को अब पहले क्लोरोफॉर्म देकर फिर उसका स्थानांतरण करने में मैंने सफलता प्राप्त कर ली। साधारणतः वनों के ये राजा स्थानांतरित करने के कुछ ही दिन बाद मर जाते हैं। उस जीवन रक्षक युक्ति कौशल का वर्णन करते हुए बोस महाशय अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे सूक्ष्मग्राही यंत्रों के रेखा चित्रों ने सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधों में रस संचार प्रणाली होती है। प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार होता है। पेड़ पौधों में रस की ऊर्ध्व गति को केवल केशिका आकर्षण सदृश किसी यांत्रिक क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसा कि सामान्यतः प्रयास किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ ने इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया है। पेड़ के अंदर से लंबी गोलाकार नली चलती है, जिसमें क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाली लहरें उठती रहती हैं, जो हृदय का काम करती हैं। हम जितनी ही अधिक गहराई में जाकर देखेंगे, उतनी ही अधिक स्पष्टता से इस सत्य का प्रमाण मिलता है कि इस बहुविध प्रकृति का प्रत्येक रूप का एक ही सूत्र है। बोस महाशय ने एक अन्य बोस यंत्र की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टिन के एक टुकड़े पर कुछ प्रयोग दिखाता हूँ। धातुओं की प्राण शक्ति उत्तेजना के प्रभाव में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाती है। स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियाओं को चिन्हांकित करेंगे। मैं तल्लीन होकर आणविक संरचना की लक्षण स्वरूप तरंगों को अंकित करने वाले रेखा चित्र को देखने लगा। जब प्रोफेसर साहब ने टिन को क्लोरोफॉर्म लगाया, तब कंपन लेखन थम गया। जब धीरे धीरे उस टिन की सामान्य अवस्था लौट आई, तब वह पुनः शुरू हो गया। अब बोस महाशय ने एक विषैला रसायन लगाया। टिन के छटपटाते छोर के साथ साथ सुई ने अद्भुत रूप से रेखा चित्र पर मृत्यु की सूचना अंकित कर दी। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी ने कहा, बोस यंत्रों ने प्रदर्शित कर दिया है कि कैंची और मशीनरी में प्रयुक्त इस्पात सदृश धातु भी थकते हैं और बीच बीच में विश्राम मिलने से उनमें पुनः ताजगी और कार्यक्षमता आ जाती है। विद्युत प्रवाह या अति भारी दबाव से धातुओं में जीवन की धड़कन को गंभीर क्षति पहुंचती है, या वह धड़कन सदा के लिए रुक भी सकती है। उस कक्ष के चारों ओर रखे अथक प्रतिभा के मुखर प्रतीक असंख्य आविष्कारों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई। सर, ये दुख की बात है कि आपके अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर कृषि विकास को गति नहीं दी जा रही है। इनमें से कुछ यंत्रों को त्वरित प्रयोगों में प्रयुक्त करके खाद के विभिन्न प्रकारों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना क्या सहज संभव नहीं हो सकता? तुम ठीक कह रहे हो। भावी पीढ़ियां बोस यंत्रों की अगणित प्रकारों से प्रयोग में लाएंगी। वैज्ञानिक को उसके परिश्रम का तत्काल पुरस्कार कदाचित ही मिलता है। सृजनात्मक सेवा का आनंद ही उसके लिए पर्याप्त है। उस अदम्य ऋषि के प्रति अपने हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करके मैंने उससे विदा ली। मैंने सोचा, उनकी अद्भुत प्रतिभा की विस्मयकारी उर्वरता क्या कभी निषेध हो सकती है? बढ़ते वर्षों के साथ उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई। रेजोनेंट कार्डियोग्राफ नामक एक जटिल यंत्र का आविष्कार करने के बाद बोस महाशय असंख्य भारतीय पेड़ पौधों के विस्तृत अनुसंधान में लग गए। किसी को कल्पना भी नहीं थी ऐसी ऐसी उपयुक्त औषधियों की एक विराट भेषज तालिका तैयार हो गई। कार्डियोग्राफ ऐसी अचूक सटीकता के साथ तैयार किया गया कि उससे 1 सेकंड का शतांश तक रेखा चित्र में अंकित हो जाता है। पेड़ पौधे, प्राणी एवं मानव शरीर की संरचना के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्पंदन भी ये कार्डियोग्राफ अंकित कर लेता है। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ ने भविष्यवाणी की कि वैद्यकीय अनुसंधान के लिए प्राणियों के अंग छेदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। कार्डियोग्राफ के प्रयोग से पेड़ पौधों के अंग छेदन से ही काम चल जाएगा। किसी औषधि के पौधे और प्राणी पर एक साथ किए गए प्रयोग के परिणामों के अंकन से साफ पता चलता है कि उन दोनों पर उस औषधि के प्रभाव में आश्चर्यजनक समानता है। उन्होंने स्पष्ट किया, मनुष्य में जो कुछ भी है उस सब का पूर्वाभास पेड़ पौधों में विद्यमान है। वनस्पति जगत पर प्रयोग प्राणियों और मानवों की यातना को कम करने में योगदान देंगे। कई वर्षों के बाद बोस महाशय के पथ प्रदर्शक वनस्पति आविष्कारों की अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किए गए शोध कार्य की वार्ता द न्यूयॉर्क टाइम्स में निम्नलिखित रूप से प्रकाशित हुई थी। गत कतिपय वर्षों में निर्धारित हो चुका है कि जब मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच तंत्रिकाएं संदेश वहन करती हैं, तब छोटी छोटी विद्युत तरंगें निर्माण होती हैं। इन विद्युत तरंगों को गैल्वेनोमीटर से मापा गया और आधुनिक परिवर्धनकारी यंत्रों से इनका लक्ष गुना परिवर्धन किया गया।
मानव या जीवित प्राणियों के तंत्रिका तंतुओं में प्रवाहित होने वाली इन तरंगों का अध्ययन करने का कोई संतोषजनक तरीका इनकी अत्यंत तीव्र गति के कारण अब तक ढूंढा नहीं जा सका था। डॉक्टर के.एस. कोल और डॉक्टर एच.जे. कर्टिस ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने इस बात को खोज निकाला है कि साधारणतः घरों में मछली पात्र में डाला जाने वाला जो मीठे पानी में जीने वाला पौधा होता है, जिसे निटेला कहा जाता है, जिसमें एक ही लंबी कोशिका होती है, उसकी कोशिका में और तंत्री तंतु की कोशिकाओं में पूर्ण समानता है, कोई भी भिन्नता नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी पाया कि निटेला पौधे के तंतुओं को उत्तेजित किए जाने पर वे विद्युत तरंगे निर्माण करते हैं, जो केवल गति को छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से प्राणी और मानव के तंत्री तंतुओं में निर्माण होने वाली विद्युत तरंगों के समान ही होती हैं। इस पौधे के तंतुओं को विद्युत तरंगे प्राणियों के तंतुओं की विद्युत तरंगों से कहीं धीमे चलती देखा गया है। इसलिए तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत तरंगों के प्रवाह में मंद गति चलचित्र स्लो मोशन पिक्चर्स लेने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने इस आविष्कार को तुरंत उपयोग में लाया। इस प्रकार निटेला पौधा मन और स्थूल जगत की सीमा क्षेत्र के गुप्त रहस्यों की गूढ़ लिपि का अर्थ जानने में एक प्रकार से रोजेटा पत्थर की भूमिका अदा कर सकता है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर भारत के इस आदर्शवादी वैज्ञानिक के अंतरंग मित्र थे। उन्हें संबोधित कर कविवर ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। हे तपस्वी, समाम मंत्रों की जलद गंभीर गर्जना से पुकारो, उठो जागो, शास्त्र अभिमानी जनों और कुतर्कों से आहत बुद्धि पंडितों को पुकारो और उन्हें बेकार तर्कों का त्याग करने को कहो। उन मूढ़ दंभियों को इस सुविस्तृत संसार में आने की प्रेरणा दो। अपने शिष्यों का भी आह्वान करो कि वे कर्तव्य रूपी यज्ञ वेदी के चारों ओर एकत्रित हों, जिससे हमारा भारत, हमारा प्राचीन देश अपने सच्चे स्वरूप को पुनः प्राप्त करे और कर्तव्य निष्ठा, श्रद्धा और ध्यान में अप्रमत्चित होकर लोभहीन, द्वंद्वहीन, शुद्ध और शांत बनकर विश्व गुरु के आसन पर एक बार फिर अधिष्ठित हो। तो दोस्तों, यहाँ इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का हिंदी अनुवाद। जल्द ही अगला प्रकरण लेकर मैं एक बार फिर से आपके लिए उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, लेकिन हमसे जुड़े जरूर रहिए और हमारे चैनल बातचीत विद रोशनी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।